चमन में इख्तिलाते रंग से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और अब आपने बताया कि आपके बुजुर्ग भी हमारे मुल्क में, हमारी जमीन में सुकून से सोए हों। काबली प्लाव मैं समझता हूँ कि उन चंद प्रोजेक्ट्स में से एक है जहां मुझे लगा ओनरशिप जो है वो ली है सबने। और मैं पूरी जब उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है और हाजिर साहब को याद रखा जाएगा उनके किरदार के याद लिए। याद मुझे बहुत खुशी है कि ये पहला शो है मेरे गालिबन जो एक साथ पाकिस्तान और भारत में देखा जाएगा। मेरा नाम ऋचा मिश्रा है। आज तक डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और तमाम हिंदुस्तान में जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और हिंदुस्तान बहुत आपको शुक्रिया आपने बहुत मुझे प्यार करता है क्योंकि हमने आपको बहुत सारे शोज में देखा है। काबुली वाला अभी आ रहा है पर हमें आप कई जी। किरदारों में ये टोपी कर चुके हैं, तो हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे थैंक यू, ये तो बड़ी अच्छी मेरे लिए खबर है कि इससे पहले के जो किरदार हैं वो भी आपने देखे हुए हैं। हाँ हरचंद के हाँ। मैं बहुत कम आता हूँ। अदाकारी जो है वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो मेरा बुनियादी काम है वो डायरेक्शन है। तो बीच हाँ बीच में आप जब वक्त राइटर हैं, प्रोड्यूसर भी हो चुके हैं और एक्टर तो आप हैं। जी जी। और डायरेक्शन जो है वो मेरा बुनियादी काम, और बीच में कोई अच्छा किरदार मिलता है तो जरूर उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। तो अब आपने जो डायरेक्शन का नाम लिया तो मैं आपसे, क्या ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई सारे ही फॉर्म में बेस्ट हो, तो आपसे पूछूंगी जब आप डायरेक्टर, बतौर डायरेक्टर काम करते हैं तो क्या एक्टर बाहर आता है, या जब बतौर एक्टर काम करते हैं तो क्या अंदर से आपका डायरेक्टर बाहर आता है? हाँ, दोनों जो सूरतें हैं उनमें जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें कहीं कहीं एक्टर बाहर आता है। बाज दफा ऐसा होता है कि आपका दिल चाहता है कि आप खड़े हो जाए जाकर, क्योंकि हम्म। वो कहते हैं ना कि बेसिक अगर आप अदाकारी आपको पसंद है और आप करते रहे हो तो वो तो कहीं ना कहीं निकलता है, या वो उसको निकालने की कोशिश ऐसे की जाती है कि वो जो अदाकार आपके सामने मौजूद है उसके थ्रू उसको थोड़े से टिप्स वगैरह की जरूरत है। लेकिन जब अदाकारी करते हैं तो फिर अदाकारी करने में तो डायरेक्टर तो नहीं आना चाहिए और आता भी नहीं है, क्योंकि वो हेड चेंज हो जाता है। और दूसरी बात ये कि परफॉर्मिंग आर्ट में मेरे ख्याल है ये जो हमारा अदाकारी का शोबा है उसमें जैसे पेंटर है वो पेंट करता है तो वो अपने स्ट्रोक्स खुद देख सकता है। इस तरह हम्म। अदाकार जब अपना कैरेक्टर पेंट करता है तो वो अपने आप को देख नहीं सकता। तो द आई ऑफ द एक्टर इज एक्चुअली डायरेक्टर। वो ही उसको देखता है, वही उसको बुनियादी वो करता है। तो मेरे उसमें तो जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं सारे हैट्स उतार के फेंक देता हूँ, और वो एक अदाकार की सूरत में, और आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। जो मुझे डायरेक्टर कहेंगे मैं उस हिसाब से उसको लेके चलता हूँ, डिस्कस होता है, ब्रीफ करते हैं, उसके फिर आगे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ कोई डायरेक्टर बाहर आता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहिए और आता भी नहीं हाँ, है। बिल्कुल। तो अभी सर आपका काबुली वाला है ये शो जो आ रहा है, और हमने इसके यूट्यूब पे प्रोमोज तो अब देख लिए हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान के लिए आ रहा है, पाकिस्तान में रिलीज हो चुका है। लेकिन ये जो आपका शो, इसमें आप हाजी के किरदार में हैं और जिसकी शादी एक अफगानी रिफ्यूजी से होती है जो बहुत कम उम्र की है। तो ऐसे जी। रोल आने पे अक्सर क्या होता है कि हम मुल्कों में फिर ऐसे किरदारों के लिए बड़ी निगेटिविटी भी आ जाती है, लेकिन कहानी आपकी जी। बहुत पॉजिटिव है। तो आपको आपके किरदार के लिए क्या रिस्पॉन्स मिला था खुद पाकिस्तान में? अच्छा, बड़ा अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा। मैं हम्म। बताऊँ, शुरू में जब हमने वो कहानी को करने, मुझे जब कहानी सुनाई गई थी और काशिफ हम्म। ने मुझे कहानी नरेट की थी, कहानी मुझे बहुत पसंद आई। पर मुझ समेत यानी जो काबली प्लॉ में हमको एक एक डर सा था कि एक बड़ी बारीक लाइन है, उस लाइन पे हम खड़े हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली ये तरह सा जो आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है, ये जो ऐसी कहानी है जो कि इधर से उधर हुई तो उसकी पूरी जो एक पॉजिटिव एक उस एस्पेक्ट है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और हम डर रहे थे कि लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस कहानी को। लेकिन हैरत अंगेज बिल्कुल। तौर पर बहुत ही पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आया, और लोग जो है इन किरदारों के साथ जुड़ गए। और मेरे ख्याल है कि किसी कहानी की कामयाबी जो है वो यही होती है कि वो लोगों के साथ जुड़ जाए, वो कनेक्टेड फील करें उसके साथ, उनको ऐसा लगे कि ये किरदार उनकी ज़िंदगी में जो आए हैं वो उनकी बीती जाती दुनिया का हिस्सा हैं, और वो उनकी कहानी देख रहे हैं, या वो उनको उससे वो एक राब्ता हो जाए उनका उन लोगों का।
और वो इंतजार करने लगे कि अब इस कहानी में और कहानी की एक खूबसूरती होती है कि जब वो आपको अपने अपने साथ बांध लेती है तो फिर वो आपको अपने साथ लेकर चल पड़ती है, और वो जो किरदार उसके अंदर होते हैं कहानी में, वो फिर ड्राइव कर रहे होते हैं पूरी उसके साथ, कहानी के साथ। तो आपका सर ये जो रहा, और अच्छा रिस्पॉन्स। जी, आप हाँ, बोलिए। एक शो था आपका अनकही करके, जिसमें आप एक ऐसे पिता बने हैं जो हैंडीकैप है, व्हील चेयर पर है, और जी, जी। उसमें वो मतलब बेटी के आगे मजबूर भी है, लेकिन बेटी को जिंदगी के बिल्कुल सही राह दिखाते हैं। तो आपके ऐसे बहुत से किरदार होते हैं जो बड़े अलग तरह के, जो पर्दे पे आते हैं तो लगता है, तो आप क्या, एक गहराई है उनमें, डेप्थ है, उन पे आगे बात की जा सकती है। तो आपका जो सिलेक्शन है किरदारों का, अभी काबुली बुलाओ में भी सेम वही चीज दिख रही है। तो क्या कोई खास तरह से आप गहराई वाला चुनते हैं, या आपको भी लगता है कि जिसकी वाहवाही हो पहले से, या जो पहले से ही चमकदार हो, उसका चुनाव? किरदारों का चुनाव जो है वो मैं बहुत कम किरदार जो है वो किए हैं मैंने, टेलीविजन, फिल्म में भी, फिल्म भी कोई इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन कोई भी किरदार ऑफर होता है तो पहला आदमी ये देखता है कि वो एक्चुअली वो किरदार कर क्या रहा है। भले वो छोटा ही किरदार क्यों ना हो, कहीं उसकी एक बैक स्टोरी हम्म। यकीनन होगी, वो कौन था, क्या था पास में, इस कहानी में उस किरदार की जो आमद है वो उसकी जिंदगी के किस हिस्से में है। तो वो एक्चुअली बैक स्टोरी एक फॉर्म फॉर्म करते हैं, क्योंकि मैं थिएटर करता रहा हूँ। हम जब किरदार कोई करते थे, और तो हम इसी तरह से जो भी किरदार हमारे सामने आता था तो हम उसकी बैक स्टोरी जो है वो बना लेते थे कि कौन है, और फिर उसके बाद फिर हम उन्हीं चीज़ों पे काम करते थे। तो किरदार चाहे छोटा हो या किरदार बड़ा हो, मेरे ख्याल है एक्टर को तो प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उन्हीं किरदारों को चुनता हूँ, क्योंकि चुनाव मेरे हाथ में तो नहीं है। वो तो जब भी कोई कहानीकार कहानी लिखता है तो उसके ज़हन में होता होगा कि इस किरदार को निभाने वाले उसकी नज़र में कौन हो सकते हैं, जो कि अमूमन होता है जब वो कागज़ पे अपनी कहानी मुंतकिल कर देता है तो फिर डायरेक्टर से बात करता है और कहता है कि भई मैं इन किरदारों में इनको देख रहा हूँ, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स हैं। वो सारी एक टीम होती है जो कि किसी भी किरदार के लिए किसी को ऑफ़र करना है अगर, तो वो काम करते हैं, उसके बाद फिर उसको ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग इस हवाले से हुई कि ये जो हमारे पास काबुली पुलाव जैसी कहानी जो कि आई, और मेरा ख्याल है कि जब हम उम्र के इस हिस्से में पहुँच जाते हैं जिस हिस्से में मैं पहुँच गया हूँ, तो वहाँ इन उम्र के या इस उम्र के वेटरन्स को वो किरदार नहीं मिल रहे होते ज़िंदगी में जो वो निभाना चाहते हैं, हालाँकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका हो। तो मेरा ख्याल है ये एक डोर ओपनर भी है उन लोगों के लिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत काम भी कर चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ और करें, जो उनको मौके नहीं मिल रहे, उस तरह की कहानियाँ नहीं लिखी जा रही। तो यहाँ मुझे लगता है कि काबुली पुलाव के ज़रिए एक 50 साल से ऊपर का एक आदमी जो है, वो मेन प्रोटैगनिस्ट के तौर पर एक कहानी के मरकज़ी किरदार की हैसियत में आप लोगों की नज़रों के सामने आया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बावजूद कि वो एक और बड़ी बात ये थी कि एक ऐसी कहानी जो कि इधर से उधर हो जाने का खतरा भी मौजूद था, क्योंकि एज बिल्कुल। गैप के साथ एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी कह लें इसको आप। तो वो मुश्किल तो था, लेकिन ये हो गया है। यानी ये दरवाज़ा अब खुल गया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस किस्म की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो मंज़र आम पे आएँगी। लोग लिखेंगे भी, और मेरी उम्र के बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जिनको टेलीविज़न में या फ़िल्म में इस उम्र में, जो वेस्ट में तो आप देखें कि वेस्ट में तो आपको 50 के बाद ही जो हीरो होते हैं या मरकज़ी किरदार होते हैं, वो आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टेलीविज़न इंडस्ट्री में अमूमन ज़रा यंग लोगों को जो है वो इनकी कहानियाँ होती हैं। तो ऐसी कहानियाँ भी होनी चाहिए जो कि इस उम्र के लोगों को करने को मिलें। तो ये है, ये सारी चीज़। तो मैं चुनाव मेरे हाथ में नहीं है, मुझे ऑफ़र होते हैं और मुझे पसंद आता है तो मैं फिर कूद जाता हूँ उसमें। आपका सर, मैं पूरा पढ़ रही थी, करियर बहुत लंबा है और बहुत शानदार है, लेकिन आपका एक शॉर्ट फिल्म है जहां से शुरुआत हुई है, वो है शाहरुख खान की मौत। तो जी। मुझे जानना है कि आपको इस शाहरुख खान की मौत, यहाँ से शुरुआत कैसे, मतलब क्यों आपको ये क्लिक किया था, यहीं से शुरुआत क्यों? अच्छा, इसमें ये बात है 2005 की। हम्म। 2004 में मैंने फ़िल्म की और वो एक शॉर्ट फ़िल्म थी, और हम्म। मैं
एक इससे पहले मैंने डेब्यू कर लिया था, अपना डायरेक्शन शुरू कर दी थी। और एक मैंने, मेरा जो थोड़ा सा दिल चाहता है वो छोटी फिल्में, शॉर्ट फिल्म से मुझे बड़ा एक वो है कि मैं 40-50 मिनट में अपनी कहानी सुनाऊं। तो मैंने शुरू का जो करियर है मेरा एज ए डायरेक्टर राइटर, तो मैंने वो कहानियां लिखनी शुरू की, और उनको मैं कोशिश करता था बनाऊं। तो ये दूसरा जो मेरा डायरेक्शन का था, उसमें मुझे ये, मैं एक्चुअली एक सीरीज करना चाहता था जिसका नाम है परस्तार, फैन। और वो मुख्तलिफ जिंदगी के हिस्से में आप देखते हैं कि कुछ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीजों के परस्तार होते हैं, फैन होते हैं, और उनके पीछे ऑब्सेस्ड होते हैं। तो ये कहानी उस परस्तार सीरीज की पहली कहानी मैंने सोची थी, जो कि एक ऑब्सेस्ड है, एक अक्रॉस द बॉर्डर एक बच्चा, एक बड़े स्टार का, जो कि दूसरे मुल्क में है। और शाहरुख खान से बड़ा उस वक्त भी और आज भी हम कहेंगे कोई इतना बड़ा स्टार नहीं। तो मैं सोचता था कि मैं किस स्टार के साथ इसको रखूंगा, और फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं शाहरुख के अलावा और कोई तो ये जो कहानी थी, ये कहानी एक मैकेनिक बच्चा है जो कि एक वर्कशॉप में काम करता है, गैराज वर्कशॉप में। और चूंकि हमारे पास वो पाबंदी थी फिल्मों के ऊपर कि वो फिल्में जो हैं वो हमारे पास यहाँ रिलीज नहीं होती थी, तो यहाँ छोटे छोटे सिनेमा घर थे जिनमें वीडियो के थ्रू कोई कैसेट आ जाती थी, और वो जो VHS टेप्स होती थी वो आती थी उस जमाने में। DVDs भी कभी, मतलब मेरा ख्याल है उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। तो वो वहाँ पे वो छोटे सिनेमा घर होते थे जिनमें लोग जो है वो फिल्में देखते थे, और उनमें बच्चे बड़े सभी शामिल होते। तो ये एक ऐसा बच्चा था, उसकी मैंने कहानी सुनाई, जिसके लिए शाहरुख खान जो है वो एक एक स्टार है। वो उसकी तरफ देखता है, उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसको उसकी फिल्में अच्छी लगती हैं। और वो ये नहीं देख सकता कि क्योंकि उमन की, हमने जो फिल्में देखी शुरू की उनमें कहीं फिल्म के आखिर में डेथ हो जाती है उस किरदार की। तो वो फिल्में वो नहीं देखता जिसमें उस हीरो की मौत हो डेथ हो जाती है। जाती है। हाँ, तो ये उसी कहानी को जब बनाया तो उसमें हमने दिखाने की यही कोशिश की थी कि एक्चुअली जो बच्चा एक स्टार को उसकी फिल्में देखता है बहुत शौक से, उसके सारे किरदारों के नाम उसे याद है, कि वो किस फिल्म में क्या क्या किरदार का नाम क्या था उसके, और वो सारी फिल्में देखता है, लेकिन वो फिल्म नहीं देखता जिसमें वो किरदार मर जाता है। और आखिर में उसके अंदर का जो शाहरुख खान है वो कैसे मरता है। ये कहानी ऐसी थी। और मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में तकरीबन कोई नौ नौ फेस्टिवल्स किए थे उसने, 2005 से लेके 2010 के दरमियान तक। उसमें मुझे मौका मिला कि मैं आपके यानी इंडिया आके भी इसको स्क्रीन कर सकूं, और मुझे बहुत खुलूस से, अपनाइयत से, मोहब्बत से बुलाया गया। और मैं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल से लेके और 10th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ओशियान सिनेफैन फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, और यहाँ पे आपका जो लोक सत्ता अखबार है महाराष्ट्र का, वो उसकी 50 ईयर सेलिब्रेशन पे भी मुझे इनवाइट किया गया था कि फिल्म को स्क्रीन करूं। और उसमें शाहरुख खान साहब को आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। जावेद अख्तर साहब आए थे और उन्होंने फिल्म देखी अच्छा। थी। ये, हाँ जी जी, मैं आया हूँ। इसके अलावा भी मेरी कुछ शॉर्ट फिल्म वहाँ चली, जिसमें मैं 5:15 बजे आई थी, एक फिल्म थी जो गार्सिया की स्टोरी पे मैंने पेश की थी, और वो एक 40 मिनट की फिल्म थी। इसी तरह मैंने पार्टीशन स्टोरीज के नाम से एक पूरी फिल्म सीरीज की थी, जो कि 13 एपिसोड पे मुश्तमिल थी। और उसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के उन राइटर्स की कहानियों को हमने ड्रामेटाइज किया था, जो अनबायस होकर सिर्फ उस जो पार्टीशन के वक्त जो लोगों के ऊपर बीती उनके बारे में लिखा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। तो उसमें मंटो की स्टोरीज भी थी, कुलदीप नायर साहब की थी, बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज थी, उनको हमने ड्रामेटाइज किया था। उसमें से एक कहानी मैंने लिखी थी, इसका नाम था ये हिंदुस्तान वो पाकिस्तान। वो हमने आपके पास स्क्रीन किया। एक कहानी थी गुरमुख सिंह की वसीयत मंटो की, वो आपके पास फेस्टिवल में चली। इसके अलावा ठंडी दीवारों के नाम से एक कहानी थी, वो आपके यहाँ चली। तो ये तो 2008 तक काफी मेरा 2-3 दफा
कर, बल्कि ज़्यादा, मेरे ख्याल है 3-4 दफ़ा मैं आ चुका हूँ। और हम थिएटर करने भी आए थे, हम 90s में हम नंदीकार थिएटर फेस्टिवल करने आए थे, और हम ने कैलकाटा में, लखनऊ में, कल्याणी में, दिल्ली में परफॉर्मेंस की थी इंडियन ऑडियंस के सामने। वो भी बड़ा यादगार हमारा एक दौर रहा। बिल्कुल, हम भी आपकी बातों से आपका पूरा हिंदुस्तान आपके जहन में अभी भी जिंदा है, पूरा दिख रहा है आपकी यादों जी, में। हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान तो असल में ऐसा है ना कि मैं कितनी दफ़ा आया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं हैदराबाद दक्कन जा सकूं। मेरे वालिदैन का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, और वो हिजरत करके, जी, तो वो एक मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि कभी मौका मिलेगा तो आऊँगा इंशाअल्लाह। और मेरे दादा दादी जो हैं, वो हम्म, मेरे ताया, मेरे चचा एक, और उनकी फैमिलीज वहाँ हिंदुस्तान में ही, और मेरे दादा दादी की जो कब्रें हैं वो हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिला अपने दादा उनकी दादी कब्रें से। मेरी हिंदुस्तान में। पैदाइश, जी जी, मेरी पैदाइश से पहले मेरे दादा की डेथ हो गई थी। मेरे फादर तो इधर ही थे, पाकिस्तान। और मेरी पैदाइश के बाद मेरी दादी भी गुजर गईं। और मुझे आज तक वो याद है, मेरी माँ अम्मी बताती हैं कि वो अपने हाथों से वो मेरे लिए कुछ बुन भी रही थी, कि उनको पता चला था कि मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो शायद कमी ज़िंदगी में रहेगी। तो कभी मौका मिला तो ज़रूर उनकी कब्रों पे हाज़िरी दूँगा और उनको सलाम पेश करूँगा। बस ये एक ख्वाहिश है, और वो कभी पूरी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, हम बिल्कुल चाहेंगे आपकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन सर अभी जो आर्ट के बीच एक ऐसी बंदिशें आ गई हैं दोनों मुल्कों में, तो उससे हमारी आर्ट बहुत ज्यादा, जी। तो ये उसका नुकसान होता है। और अब आपने बताया कि आपके बुजुर्ग भी हमारे मुल्क में, हमारी जमीन में सुकून से सोए हों, मैं ये मानूंगी, उम्मीद करूंगी पूरी, जी। और उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इस बात की कमी, जैसे आपने बताया, अभी आपके लोग यहाँ पर हैं, मुल्क है, अटैचमेंट है, वो है, लेकिन जो बंदिश आर्ट के बीच आ गई है, अब आप जैसे यहाँ एक फिल्म अब आप लेके नहीं आ सकते, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, ये बंदिश हल्की है कि इससे, जैसे कि दोनों मुल्कों में एक ये जो बन गई एक खींच आ गई है एलओसी जैसी, मतलब क्या दर्द होता है इसका, कि तकलीफ है इस बात की। बिल्कुल होता है। वजह उसकी ये है कि देखिए, जब आप कोई चीज़ तख्लीक करते हैं, और आप वो तख्लीक कैसे करते हैं? आपने कुछ ना कुछ देखा होता है, आप के साथ कुछ ना कुछ गुज़री होती है आपके ऊपर। तो जब एक तारीख़ एक ही है ना, इस खित्ते की तारीख़ तो एक ही है, इस खित्ते की ज़ुबान भी एक ही है। चाहे आप किसी भी हिस्से में चले जाएँ, आपको वो ज़ुबान, वो अपनाइयत जो है आपको नज़र आएगी, महसूस होगी। चाहे आप इस खित्ते में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। अगर हम्म, इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो आपस में किसी दूसरे ममालिक में भी आपस में एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनको अजनबियत महसूस नहीं होती। और वो शेयर तारीख को भी शेयर करते हैं, हिस्ट्री को भी शेयर करते हैं। इसके साथ-साथ जो मनोरंजन वाली तमाम चीज़ें हैं, जो जिसमें एंटरटेनमेंट आप जिसे कहते हैं, और उसमें आप उन पे तो शेयरिंग कर, मतलब आप, मौसीकी से बड़ी कोई चीज़ नहीं जो जोड़ती है। और हाँ, अगर अगर मेरे घर में सुबह में लता जी गूंज रही होती हैं, और रफ़ी साहब गूंज रहे होते हैं, या मुकेश साहब गूंज रहे होते हैं, या किशोर साहब गूंज रहे होते हैं, या आज का भी कोई गुलकार, मैं तो अपनी ज़माने से बात कर रहा हूँ कि मैं बचपन से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, तो वो, और वह इसी तरह वाइस वर्सा अगर आप वहाँ देखेंगे, तो आपको मेहदी हसन खान साहब भी मिलेंगे, नूरजहां बेगम भी मिलेंगी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी मिलेंगे, गुलाम अली साहब भी मिलेंगे। तो ये तो हम एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों में नॉस्टैल्जिक वैल्यूज़ हैं इसकी। हम किसी गाने से रिलेट करते हैं अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा, कोई कोई मौका, इसी तरह फ़िल्में हैं। हम तो देख-देख के सीखते हैं, और सीखा है, क्योंकि अमूमन शुरू में तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे। तो हमने तो हम्म, काम देख के सीखा, हमने हमने बोलना-चालना अगर सीखा है, तो हमने अपने अतराफ के लोगों के साथ-साथ हमने उन तमाम अदाकारों, सदाकारों, और उन तमाम लोगों की आवाज़ें जिनकी जिनकी हम सुनते रहे। अगर आप अमीन सयानी साहब की बात करेंगे, जो रेडियो सैलून से बेनाका गीतमाला करते थे, तो उनकी आवाज़ भी हमारे अंदर बसी हुई है ना, कि वो किसी गाने को अनाउंस करते थे तो किस तरह से करते थे। इसी तरह हम्म, से जब हम दिलीप साहब की फ़िल्में देखते थे, तो हम कहते थे क्या खूबसूरत किरदार निगारी इनकी, और बारीकियाँ देखें आप, डिटेलिंग देखें किसी भी चीज़। डायरेक्टर्स का काम देखा, मतलब
चाहे वो गुरुदत्त की प्यासा हो, चाहे वो सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली हो, म्यूजिक रूम हो, चाहे वो गाइड हो। मतलब आप अगर पैरेलल सिनेमा को भी देखें, आप कमर्शियल सिनेमा को भी देखें, इसी तरह से यहाँ से भी बहुत सारी चीजें वहां यकीनन देखी जाती हैं। वो रिश्ता खत्म नहीं। तो दिल तो चाहता है कि ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ शेयर की जाएं, और इसका जो हुदूद है, इसका जो सर्कल है, जो स्टोरी टेलिंग का सर्कल है, उसको बढ़ाया जाए। और एक दूसरे की कहानियां वैसे तो सुनते रहे, एक दूसरे की कहानी सुनकर एक दूसरे से बात भी की जाए, एक दूसरे की कहानियों को सराहा भी जाए, और अगर मौका मिले तो एक दूसरे के साथ काम भी किया जाए। यहाँ पे भी लोग आकर काम करते, नसीर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ एक फिल्म में काम किया, वो आपके यहाँ चली भी, खुदा के लिए, शोएब मंसूर साहब ने बनाई थी। इसी तरह एक और फिल्म जो एक्टर इन लॉ, उसमें ओमपुरी साहब ने किरदार निभाया था, नबील कुरैशी ने बनाई हमारे यहाँ। और वो भी बिल्कुल वो तो अभी की बात है, थोड़े दिन पहले इनकी मेरे ख्याल है वफात से कुछ अर्सा पहले वो एक फिल्म करके गए थे। और इसके अलावा भी आर्टिस्ट आए और उन्होंने परफॉर्म किया। और आर्टिस्ट सिर्फ काम करने नहीं आए, बाज दफा सोशल कॉज के लिए भी आए। और इसको तो लोगों को करीब जब जितना आएंगे उतना अमन, शांति और ये सब चीजें होंगी, मौजूद होंगी। और खित्ता जो है वो एक अमन का गहवारा भी बन सकता है, और तरक्की भी कर सकता है, और लोग भी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो तो क्या यानी तुम। जो चमन है उसमें जो फूल हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, मुख्तलिफ उनकी खुशबुएं होती हैं, और बात तभी बनती है जब हर तरह का फूल हो, हर तरह की खुशबू हो। और अगर नहीं होगा तो सिर्फ एक ही फूल होगा या कोई एक ही खुशबू होगी, तो आप कहेंगे फिर चमन तो नहीं हुआ। तो ये बात है सर। नहीं सर, आपसे तो बात करके मुझे बिल्कुल ना आपको सुनने में ही तो मजा आ रहा है। वो एक शायद आपके अंदर का जो डायरेक्टर है जो बहुत खूबसूरत तरह से कहानी सुना सकता है, वो बाहर आए। बिल्कुल मैं आपको सुन रही हूँ तो वो कहते हैं ना, ये आप डायरेक्टर हैं तो एक कहानी ना जिसे खूबसूरत तरह से सुनानी आती है। ये इंटरव्यू मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है कि आप मुझे बता रहे अरे हैं बहुत किससे और मैं सुन भी रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैंने सर अभी जैसे हम बात करेंगे, अभी मेन हम काबुली पुलाव के लिए हैं, वरना मुझे तो लग रहा है मैं आपके साथ बैठ के घंटों बात कर सकती हूँ उस पर, क्योंकि पूरा अरे हिंदुस्तान जरूर, पाकिस्तान मुझे लगा जरूर जी, कि घंटे बिल्कुल। घंटों अगर लोग बर्दाश्त कर ले तो घंटों भी चल सकती है तो मैं बात। बता रही हूँ, मैं अगर एज ए लिसनर आपको सुनूं तो बहुत आराम, मतलब आपके पास किस्से हैं, आराम से सुना जा सकता है। और लेकिन हाँ, अभी बात काबुली पुलाव की है तो, और आपने बताया जो किरदार है वो इतना सेंसिटिव तरीके से कहानी है जिसे पिरोया जाना बहुत जी। बारीकी से पिरोया गया है। आपने शबूर के साथ काम किया, लेकिन ऐसे में होता है ना कई बार आप जब कोई ऐसे सीन कर रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस, तो आपके बीच कैसी ट्यूनिंग थी वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो पर्दे पे बिल्कुल साफ दिख जाता है। जी जी जी। देखिए बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। जब आपका डायरेक्टर आपको माहौल फराहम करता है और आपको आपके साथ एक डिस्कशन भी हो जाता है, और फिर जो आर्टिस्ट हैं वो प्योर काम करने वाले, जो जिनको जिनको जो समझते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये अगर प्योरिटी इसके अंदर नहीं होगी तो शायद वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो ये काबुली पुलाव मैं समझता हूँ कि उन चंद प्रोजेक्ट्स में से एक है जहां मुझे लगा ओनरशिप जो है वो ली है सबने। क्योंकि सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं है ये, लोग ऐसा कहते हैं कि हाजी और बारबीना की कहानी नहीं, इसमें जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी लेयर्स अलग अलग हैं, और वो भी अगर नहीं आती जुड़ के तो हाजी और बारबीना अकेले कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो सेंसिटिव जो चीजें हैं उनमें इतनी खूबसूरती से लिखी हुई कहानी थी कि कहीं भी भटकने का या कहीं भी आने जाने का मौका नहीं था, क्योंकि वो सीन जब हमारे सामने आता था और हम उसको बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा लगता था जैसे ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा लिखा हो। और
हम उसको बहुत ज़्यादा रिहर्स नहीं करते थे, हम बस उसको पढ़ते थे एक दो दफ़ा, और फिर उसके बाद काशिफ का एक तरीक़ाकार है, वो एक्टर्स को माहौल, और यही एक मेरे ख्याल है डायरेक्टर्स का काम होता है कि उसे माहौल दे कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। और जो बहुत इस तरह के सीन्स थे वो बहुत ही क्वाइटनेस के साथ, और बाज़ जगह तो सिर्फ डायलॉग्स बहुत कम है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा जितना भी है वो सारा का सारा जो वो रिएक्शंस हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो चाहे आंख से, तो वो बहुत सारा काम पीछे पीछे भी होता रहा, और हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि हम बहुत सारी मुश्किल सिचुएशंस से हम कैसे बाहर आ गए। और जब आपके जो कोलीग्स हैं वो उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बन जाता है, तो वो बहुत अपनाइयत के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ वो जेल आउट हो जाते हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे वो अदाकार नहीं है बल्कि वो कहानी के ही किरदार है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बड़ी दोस्ती का एक जिसे कहते हैं ना कि हम लोग और दूसरी बात ये कि जब एक आपके पास एक ऐसा डायरेक्टर हो ना जिसके ऊपर आप कहते हैं कि बाज़ जगह होता है कि अगर पता है मैंने सही किया या नहीं किया, तो आप सवाल करते हैं कि क्या ये ठीक था या दोबारा करें। यहाँ तो ये था ना कि चूंकि वो एक ऐसा स्टोरी टेलर है काशिफ, जो कहानी की बारीकियों को इतनी खूबसूरती से समझता है, और वो अपनी ब्रीफ्स के जरिए और वो कोई चीज़ थोपे बगैर वो आपको पूरा मौका देता है कि आप उसको, तो वहाँ आपका जो ट्रस्ट है ना डायरेक्टर पे, वो इतना बढ़ा हुआ था कि वहाँ हम बहुत आराम से करते थे। हमको ये नहीं था कि हमने कैसा किया, वो हमें पता था कि वो सारा मसला डायरेक्टर का है, और वो वहाँ से आती थी आवाज़ होके कट, और हम कहते थे कि ये हो गया सीन, क्योंकि आगे चलेंगे का मतलब ये है कि ये सीन उसको मिल गया है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक मज़े का हमारा एक्सपीरियंस रहा। और कुछ कहानी का हिस्सा जो है वो हमने मैंने काशिफ से कहा था कि कुछ सेकंड पार्ट के करीब करीब जब कहानी मेरे पीछे ज़्यादा चल रही है और मुझे बहुत सारे वाक़यात का इल्म नहीं है, तो क्या मैं स्क्रिप्ट को पढ़ूँ या मैं बगैर पढ़े उतरूँ? क्योंकि वो पहले का पोर्शन तो हो गया है। तो फिर हमने कुछ हिस्से मैंने नहीं पढ़े, उसने मुझे इजाज़त दी कि ना पढ़ूँ। और जब मैं सिर्फ़ अपने सीन्स पढ़े मैंने, और मैंने पीछे की कहानी नहीं पढ़ी, ताकि मैं उसको जो चीज़ पीछे हो रही है, वो हाजी के दिमाग में पहले से ना हो। समझ हाँ, रहे हैं? हावी नहीं हो किरदार पे। हाँ, हाँ, भी। बिल्कुल। तो ताकि मुझे 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 ये पता हो कि ये पहली मर्तबा मेरे सामने आ रहा है। तो कुछ इस तरह की हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। बड़ा मज़ा किया हमने। मतलब वो जो जैसे कोई चीज़ बन रही होती है ना, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को आप जोड़ रहे होते हैं, और ये काम भी ऐसा ही है, छोटे-छोटे कट्स होते हैं, उनको जोड़ते हैं और जोड़ के फिर एक शक्ल निकलती है। तो वो आपको कहाँ से मिल रहा है, वो डायरेक्टर बेहतर जानता है कि कहाँ से उसने उठाना है, को उस हिस्से को कहाँ से उठाना है, कहाँ उसको प्लेस करना है। ये ये है। आपने जितने खूबसूरती से बताया है, हमने प्रोमो और सब में देखा है, ये बहुत खूबसूरत कहानी दिख रही है। और अब हम देखेंगे इसे हिंदुस्तान में, और मैं पूरी ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, और हाजी साहब को याद रखा जाएगा उनके किरदार के याद लिए। या और बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो इस कहानी को ज़रूर देखे, और ये बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी चाहतों से बनाया गया है, और हम बहुत खुश हुए थे जब हमें पता चला कि ये आपकी तरफ चलने वाला है, क्योंकि बीच में यूट्यूब के ज़रिए वो कहीं हम्म। हमें आवाज़ आ जाती थी कि ये कुछ लोग वहाँ देख रहे हैं, लेकिन फिर वो जब उसे रोका गया, तो पता चला कि बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, जी। यूट्यूब पे अभी वैसे हटा दिया गया है ये। जी, जी, जी। तो फिर उसको हाँ। अब चूँकि इसमें पेश करना है, तो इसलिए ज़ाहिर है वो उस हिसाब से, और मुझे बहुत खुशी है कि ये पहला शो है मेरे ग़ालिबन जो एक साथ पाकिस्तान और भारत में जो है वो देखा जाएगा, और ये डोर ओपनर है, और हम्म। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो अनसुनी रह गई हैं, जो अनकही रह गई हैं, उन कहानियों का दौर शायद आने वाला है। और अगर ये कहानी लोगों को पसंद आती है हिंदुस्तान में, जो कि मुझे यकीन है कि आएगी, क्योंकि इमोशनल जहाँ इंसानी जज़्बात और एहसासात जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं, उनके साथ हम्म। कोई कहानी होती है ना, तो उसकी एक यूनिवर्सल अपील, चाहे ज़ुबान एक एक जैसी बोलने वाले हों या नहीं हों, क्योंकि इंसान के जज़्बात और एहसासात पूरी दुनिया में वो बिल्ट इन, वो आपके मदरबोर्ड में शामिल है। तो वो आप कोई भी ऐसी कहानी देखते हैं, चाहे वो किसी किसी भी ज़ुबान में हो, तो हम्म। आपको जो अपने साथ जोड़ लेती है, और आप उस उन जज़्बात में, उन एहसासात में आप खो जाते हैं, और आप
आप देखने लगते हैं कि ये किरदार अब किस उससे गुजरेगा, हम भी इसके साथ चलते हैं और देखते हैं। और ये इंसान की तो फितरत है कहानी, और कहानी ही से ही दुनिया जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। मिथ्स के साथ तो जुड़ी हुई है दुनिया, और मिथ्स अगर हम नहीं अगर किसी ने वो उड़ते हुए कालीन की कहानी नहीं सुनाई होती, जो लोगों की इमेजिनेशन में लोग कहते थे कि वो अलादीन ने एक कालीन पर उड़ता हुआ, तो अगर वो नहीं सुनते तो जहाज भी कहीं नहीं इजाद होता। तो ये तो डोर ओपनर टू द अदर यूनिवर्स, अदर जिसे कहते हैं कायनात की वसअतों को बढ़ाती चली जाती है, दरवाजे खोलती चली जाती है। और क्या मालूम किस कहानी से क्या कोई लेके जाता है। मेरे हिसाब से काबुली पुलाव बहुत कुछ अंदर आपको महसूस होने लगेगा, उन किरदारों से आप जुड़ जाएंगे, और साथ साथ आपको ये रहेगा कि अब क्या होगा। तो ये एंटरटेनमेंट की ये एक शक्ल भी है। कुछ बातें ऐसी की गई हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी था। किस तरह से जिंदगी में जगहों पर जो जंग है, वो जंग ज़दा इलाका और जंग ज़दा इलाके में लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और कैसे उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। तो वो जब फिर हिजरत, और फिर उसके बाद हिजरत के बाद वहां पे ऐसे हालात जिनमें वो एक लड़की जो है वो अपने से डबल उम्र से भी ज्यादा के एक शख्स के साथ शादी करने पर राजी होती है, बल्कि राजी क्या, तो कहती है कि मुझसे शादी करें। और वो आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने तमाम चाहने वालों के ऊपर लगा दी थी, और वो समझता था कि अब मैंने कुछ नहीं करना, और अब मैंने जिंदगी इन लोगों को दे दी है, मेरी जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो उसको उस उम्र में जाके एक ऐसे हालात में उसको शादी करनी पड़ जाती है, और उसको लेकर अपने घर आना पड़ता है, और वहाँ दूसरे हालात उसका इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ क्या क्या हमें देखने को और सुनने को मिलता है। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती है, और वो साथ साथ यहाँ दिल के तारों को भी छेड़ती जाती है और उनको हिलाती जाती है, और आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, तमाम तनाजुर को अपने जहन में रखते हुए हालात को सोचने लगते हैं कि जंग से क्या होता है, अमन क्या लेकर आता है। और अमन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अमन जो है वो हम आर्टिस्ट जो लोग हैं वो अपना काम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे को इस तरह की कहानियां सुनाना, या मौसीकी, या परफॉर्मिंग आर्ट्स, या कोई आप जिसे कहते हैं कि फाइन आर्ट्स, ये करीब लाता है लोगों को पीस की तरफ लाता है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसको चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। हम दुआ करेंगे ये ऐसे बढ़ता रहे, क्योंकि आप जी लोगों पे जिम्मा है, और ऐसे बढ़ाएं। हमारा जिम्मा है उसे देखना, उस पर बातें करना, और हम इसे जी खूब सराहें। बिल्कुल जी, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक थैंक यू जुड़ चल, और थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, और ये थैंक यू, बहुत सारी सीखने वाली चीजें हैं जो हम सीखेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया। सबको आदाब और नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। फिर इंशाल्लाह खुदा मिलेंगे। हाफिज। काबुली पुलाव जरूर देखिएगा। यस बिल्कुल सर, जरूर।